इंट्रोडक्शन ऑफ स्टिचिंग एंड सीविंग मशीन इंडस्ट्री, रोल ऑफ अ सीविंग मशीन ऑपरेटर जैसे एसएमओ, एसटी, एसईटी और एसएसएमओ। आज हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि एक मतलब सिलाई का परिचय या सिलाई होती क्या है, ठीक है। उसके बारे में बात करने से पहले हम बात करेंगे कि अभी तक जो कपड़ा उद्योग है या फिर जो अपना अपैरल सेक्टर उसमें कितने चेंजेस आ चुके हैं। हमने जो सिलाई थी वो पहले कैसी थी और अब के टाइम में वो क्या, उनमें क्या कुछ बदलाव आए हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे किसके बारे में, हिस्ट्री ऑफ सीविंग, ठीक है। तो सबसे पहले हमने बात किसकी, हिस्ट्री ऑफ सीविंग, मतलब जो सिलाई का हमारा इतिहास है वो कहां से कहां तक पहुंचा है। पहले क्या था, पहले कपड़ों में इतना बदलाव नहीं था, कपड़े इतने ज्यादा फैशनेबल नहीं थे, कपड़े इतने ज्यादा मॉडर्न नहीं थे। आप मतलब जो पुराना आदमी था वो क्या करता था, अपने आप को ढकने के लिए कुछ ज्यादा चीजें नहीं यूज करता, सिर्फ क्या था कि कहीं से पेड़ों के पत्ते मिल गए, पेड़ों की छाल मिल गई, किसी जानवर की हो गई या चमड़े आदि के जो भी थे उन सब का वो प्रयोग करता था किसमें, अपने शरीर को ढकने में, ठीक है। तो धीरे धीरे चेंजेस हुए और चेंजेस किस किस में हुए, जैसे कि हमारा सबसे पहले कौन सा युग आया था, हमारा पाषाण युग, जिसको हम क्या कहते हैं, स्टोन युग भी कहते हैं, ठीक है। इसको हम स्टोन युग भी कहते हैं। पाषाण युग में क्या होता कि जो इंसान था या जो मानव था वो क्या करता था, पत्थरों से अपने औजार बनाता था। उसने पत्थरों से क्या किया, सुई बनाई और सुई से क्या किया, जैसे भी आड़ी की सिलाई है या बेकार सिलाई जैसे भी वो लगा पाता था, किसको सिलने के लिए, जो जानवर की खाल थी उसको सिलने के लिए उसने क्या किया, पत्थरों की सुई का यूज किया, ठीक है। उसके बाद हमारा कौन सा युग आया था, लोहा युग, ठीक, लोहा युग आया। इस युग में क्या हुआ कि आदमी थोड़ा सा चीजों के बारे में जानने लगा, उसने खोज की और खोज करके क्या किया, उसने लोहे से सुई बनाई, ठीक है। वो सुई कितनी शार्प है, इतनी अच्छी नहीं थी, वो आपके कपड़ों को प्रॉपर तरीके से सिल सकती थी या आपके कपड़ों में प्रॉपर तरीके से हो सकती थी। और रही बात मशीन की, तो उस टाइम मशीनों का तो कोई नामो निशान नहीं था, क्योंकि आदमी इतना विकसित नहीं हुआ था या मानव इतना विकसित नहीं था। वो पूरी तरीके से किस पे, पेड़ पौधों पे, कंदमूल पे और जानवरों के ऊपर डिपेंड था, ठीक है। लोहा युग के बाद हमारा कौन सा युग आया था, ये पाषाण युग के बाद हमारा जो लोहा युग चल रहा है, इसमें हम एक तरीके से कह सकते हैं कि जो सिलाई की जंग है वो कौन सा हमारा लोहा युग होता है। इसके बाद हमारा कौन सा युग आया था, आर्य युग, ठीक है। आर्य युग में क्या था कि लोग बात कपड़ों के बारे में जानने लगे थे, कपड़ों को पहचानने लगे थे, उनकी मतलब कौन कौन से जैसे सूती, ऊनी, आपके जूट वगैरह के ये सब चीजों के बारे में जानने लगे थे। और क्या हुआ कि उनको सिला कैसे जाता, हल्का फुल्का उसके बारे में उनको थोड़ी बहुत नॉलेज होगी। उसके बाद हमारा कौन सा युग आया, हमारा आया गुप्तकालीन युग, ठीक है। गुप्तकालीन युग का मतलब क्या था कि इसमें क्या था, इस युग में आप इसके नाम से ही जान सकते थे कि सभ्यता का विकास होने लगा था। सभ्यता मतलब कि लोग बात घरों में रहते थे, उनको पता था कि शादी ब्याह फंक्शंस में कैसे कपड़े पहनने हैं, कोई भी समारोह है तो उसमें कैसे कपड़े पहने, तो वो सब हमारे किसमें गुप्तकाल में होने लगा था। और कपड़ों के प्रति मतलब लोगों की रुचि भी बढ़ने लगी थी। उसमें पता लगा था कि हाँ, हम कपड़ों के ऊपर कौन कौन सा काम कर सकते हैं, आप उसमें कौन कौन सी चीजें यूज कर सकते हैं, ये सब हमारे किसमें गुप्तकाल में प्रयोग हुआ। इसके बाद गुप्तकाल के बाद हमारा कौन सा आया, मुगल काल, ठीक है। मुगल काल में क्या हुआ है, मुगल काल में हुआ है तो क्या था, ये हमारा एक तरीके से इस टाइम मुसलमानों का शासन था। तो क्या करते थे लोग अपनी जो कपड़े थे वो बहुत ज्यादा सजावट वाले, जड़ी गोटे वाले, तार, उसमें तारों का प्रयोग किया सजावट के लिए, बहुत सारी चीजों का प्रयोग किया गया था। उन मतलब अलग अलग फंक्शंस के लिए, अलग अलग ओकेजन के लिए अलग अलग तरह के कपड़े बनते थे, बहुत घेरदार होते थे, मतलब औरतें जो थी वो दुपट्टों पे इतना ज्यादा काम होता था कि वो बहुत सुंदर लगते थे। तो ये सारा किसमें, हमारे मुगल काल में हुआ था। इसके बाद हमारा कौन सा हुआ है, ब्रिटिश काल, ठीक है। तो ब्रिटिश काल में क्या हुआ है, ब्रिटिश युग आया, ठीक है। तो ब्रिटिश युग में क्या हुआ है, ब्रिटिश युग, इसके नाम से पता है कि इस टाइम अंग्रेजों का शासन हमारे यहाँ पे हो चुका था, अंग्रेज इंडिया में आ चुके थे, तो बहुत सारा हमारे सभ्यता के ऊपर अंग्रेजों का फर्क आ गया था। मतलब हमारे जो कपड़े थे, हमारा जो रहन सहन था, हमारे जो बोलचाल थी, उसमें क्या था, अंग्रेजों का वो आ गया था, एक तरीके से प्रभाव आ गया था। उस टाइम के जो कपड़े थे, लोग क्या करने लगे थे, कोट पैंट चलन में आ चुका था, ब्लेजर चलन में आ चुके थे, महिलाओं के वस्त्रों में भी बहुत सारे बदलाव आ चुके थे। वो जो वस्त्र पहनती थी उसमें ऊपर बहुत घेरदार फ्लेयर वाले, कफ वाले, फ्रिल वाले कपड़े जो है ब्रिटिश युग में चलने लगे थे। उसके बाद आता था हमारा क्या, आधुनिक काल। आधुनिक युग में क्या हुआ, आधुनिक युग इसके नाम से पता चलता है कि आधुनिक युग जो है पाषाण काल, लोहा काल, आर्य युग और गुप्तकालीन युग, इन सब युग को छोड़ के जब हमारा आधुनिक काल स्टार्ट हुआ, उसमें क्या हुआ कि हमारे जो कपड़े थे वो पूरी तरीके से बदल गए थे। उनमें बहुत सारी सिलाइयों का प्रयोग होने
करने लगे थे, क्योंकि जब हमारा पाषाण युग था उसमें और आपका आधुनिक युग, इन दोनों में क्या था कि दोनों में बहुत ज्यादा अंतर इसलिए था क्योंकि तब तक हमारी सभ्यता इतनी विकसित नहीं हुई थी जितनी हमारी आधुनिक युग में हो चुकी थी। और आधुनिक युग के आने से पहले ब्रिटिश और मुगल काल युग में बहुत ज्यादा अंतर हुआ था, मतलब बहुत ज्यादा विकास हुआ था जिसमें आपके कपड़ों में, ठीक है, आपकी सिलाइयों में। और यही हमारा क्या था, आगे बढ़ के क्या हुआ, बहुत सारे फैशन डिजाइनर्स आज के युग में होने लगे, वो सब किसमें, आधुनिक युग में। ठीक, ऋतुओं का पोशाकों पर क्या प्रभाव पड़ता है, पोशाकों पर मौसम का प्रभाव या ऋतु का प्रभाव। ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे। हमारे जो भारत देश है इसमें क्या है, हमारे यहाँ पे बहुत सारे मौसम अलग अलग बदलते रहते हैं, कभी गर्मी है, कभी सर्दी है, कभी बरसात है, तो उनके अकॉर्डिंग क्या हमारे जो कपड़े थे उनके ऊपर मतलब उसी के अनुसार हमारे कपड़ों पर भी क्या होता है, प्रभाव पड़ता है। अब जैसे कि हम क्या करते हैं, जब बहुत ठंडी होती है या बहुत गर्मी होती है तो हम क्या करते हैं, सर्दियों में बहुत सारे कार्डिगन, स्वेटर्स, जर्सिया, जैकेट ये सब पहनते हैं। उसके साथ ही जब हमारे यहाँ पे गर्मी होती है तो बहुत ज्यादा गर्मी में क्या करते हैं, हम सूती कॉटन के कपड़े पहनते हैं, वो क्या करते हैं, हमें गर्मी से बचाते हैं और हमारे लिए सुरक्षित होते हैं और ठंडक प्रदान करते हैं। इसके बाद जब बरसात आती है तो बरसात से बचने के लिए हमारे पास बहुत सारे कपड़े अलग अलग तरह के, जैसे हम बरसाती पहनते हैं और कपड़ों में हम लॉन्ग कपड़े पहनते हैं, हमें कीटनाशकों से बचाते हैं। ये सब क्या है, हमारे पोशाकों पर प्रभाव के बारे में बताते हैं। सर्दी, गर्मी, बरसात के तो एक मतलब आपके कपड़ों पे जो है या आपके सिलाई पर किसका, मौसम का भी बहुत ज्यादा असर पड़ता है। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं, पोशाकों पर हमारे मौसम का क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले हम कहते हैं हमारे जो मौसम होते हैं क्या होते हैं, शरद, ग्रीष्म और आपकी वर्षा या बरसात। ठीक है, तो ये हमारे क्या होते हैं, तीनों मौसम जो है वो क्या करते हैं, हमारे कपड़ों को भी बहुत इफेक्ट करते हैं। जैसे सर्दी है तो सर्दी में हम कौन से कपड़े पहनते हैं, सर्दी में हम कोट, पैंट, लॉन्ग जितने भी हमारे लॉन्ग कोट होते हैं, हमारे जैकेट्स होते हैं, स्वेटर्स होते हैं, हाफ स्वेटर्स होते हैं, ये सब क्या होते हैं, हमारे सर्दियों में यूज होते हैं। और ये क्या करते हैं, हमारे मतलब हमारे बॉडी को या हमारे शरीर को सर्दी से सुरक्षित रखते हैं। ग्रीष्म मतलब गर्मी, गर्मी में हम क्या करते हैं, गर्मी में क्योंकि गर्मी हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती है तो हम क्या करते हैं, उस टाइम ठंडे कपड़े पहनते हैं, जिसमें हमारा नायलॉन, लिनन, पॉपली और ये सारे कपड़े होते हैं। ये भी कपड़े क्या करते हैं, गर्मी में हमें ठंडक प्रदान करते हैं। बरसात के टाइम पे हम मोस्टली क्या कपड़े पहनते हैं, ओवरकोट वगैरह पहनते हैं, जो हमें क्या करते हैं, बरसात से बचाते हैं और सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो ये सब हमारे पोशाक क्या है, मतलब किसी भी मौसम का हमारे कपड़ों पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग हमारे कपड़े बदलते रहते हैं। ठीक है, इसके बारे में बात करने के बाद हम बात करते हैं इसके बारे में, जैसे कि हमें सिलाई की आवश्यकता क्यों पड़ी, मतलब हम सिलाई क्यों करें, कोई ऐसा कोई रीजन होगा ना, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे कि सिलाई की आवश्यकता, ठीक है, हम बात करते हैं सिलाई की आवश्यकता। सिलाई की आवश्यकता मतलब आप कपड़े पुराने टाइम में क्या थे कि बिना सिले कपड़े पहनते थे, उनमें कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, सभ्यता का विकास हुआ, लोग कपड़ों के ऊपर ज्यादा ध्यान देने लगे, वो उनको फैशन के बारे में पता चलने लगा, उनको पता चलने लगा कि भाई हम किसी भी फंक्शन या किसी भी समारोह के अकॉर्डिंग कैसे कैसे कपड़े पहन सकते हैं। बात करते हैं कि हमारे यहाँ पे जैसे कोई फंक्शन होता था कि ऊंचे घराने के लोग अलग कपड़े पहनते थे, जो नीचे घराने के लोग हैं वो अलग कपड़े पहनते थे। आपकी मतलब आपके जो व्यवसाय के अकॉर्डिंग या व्यवसाय के अनुसार आपके कपड़े होते थे। तो फिर बात हुई कि सिलाई की आवश्यकता क्यों हुई, जब पहले क्या था, लोग ऐसे कपड़े पहन लेते थे या हाथों से सिल के पहनते थे, लेकिन सिलाई की आवश्यकता, क्योंकि पहला क्या है, सिलाई हमें क्या देती है, एक धन अर्जन करने का, धन अर्जन का माध्यम। ठीक है, जब हम शुरुआत में क्या था कि लोग बात क्या करते थे, कपड़े सिलते थे, कपड़े सिलने के लिए उनको कोई स्पेशल या कोई ट्रेनिंग नहीं देते थे या कुछ ऐसा नहीं था, लेकिन धीरे धीरे क्या हमारे इंस्टीट्यूट खुलने लगे, हमारे स्कूल खुलने लगे, जिनमें ITI वगैरह का कोर्सेज कराने लगे। उसमें हमें बताया कि सिलाई से हम क्या कर सकते हैं, सिलाई की आवश्यकता क्यों होती है। सबसे पहले क्या था कि सिलाई हमें क्या करती है, वो सारा एक तरीके से हमारे धन मतलब एक तरीके से पैसे से हमारी मदद कर सकती है कि हम किसी के भी कपड़े कुछ पैसों पे या फिर जैसा किसी को डिजाइन चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते थे, उसका मूल्य निर्धारित कर देते थे। इस तरीके से सिलाई में क्या करती है, एक तरीके से धन का लाभ देती है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, फैशन। जैसे जैसे सभ्यता बढ़ती
बढ़ने के बाद क्या हुआ, लोगों का दिमाग जो था उनको पता चलने लगा कि अगर हम किसी अच्छे उसमें जा रहे हैं तो हमें किस तरीके से अपने कपड़ों को डिजाइन करना चाहिए, किस तरीके से हम उसमें अच्छे से अच्छे दिख सकते हैं। तो फैशन के अकॉर्डिंगली हमने क्या किया, सिलाई की आवश्यकता हमें लगने लगी कि हाँ अगर हमें कपड़े अच्छे से सिल के या फिर अच्छे से डिजाइन करके पहनेंगे तो हमारी दूसरों के सामने जब हम अपने आप को प्रेजेंट करेंगे तो क्या करेंगे, हम बहुत सुंदर लगेंगे। सुंदर दिखने के लिए भी सिखाते हैं कि हाँ अगर हम क्या करेंगे, किसी शादी समारोह में जाएंगे और फंक्शंस में जाएंगे तो क्या करेंगे, अपने कपड़ों को इस तरीके से डिजाइन करवाएंगे, अपने ब्लाउज का गला ऐसा बनवाएंगे, अपना गाउन ऐसा रखेंगे, उसमें ये वाला फैब्रिक यूज करेंगे, तो हम क्या करेंगे, दूसरों की नजर में सुंदर दिखेंगे और हम प्रेजेंटेबल लगेंगे। तो सिलाई की आवश्यकता किसमें, हमें सुंदर दिखने के लिए भी पड़ी। ठीक है, इसके बाद क्या था, शादी समारोह। शादी समारोह का मतलब है कि जैसे हम क्या करते हैं, पहले क्या था कि इतना ज्यादा कपड़े का चलन नहीं था, इतना ज्यादा चीजों का चलन नहीं था, मशीनें नहीं थी, हाथों से सिलते थे, तो मोस्टली क्या करते थे, धोती सलवार या फिर जो औरतें थी वो क्या करती थी, एक साड़ी का मतलब चलन था। लेकिन जैसे जैसे क्या हुआ, टाइम बदला, टाइम बदलने के साथ साथ क्या हुआ, मतलब चीजें बदल गई और आपके पास साधन ज्यादा उपलब्ध होने लगे। तो हमने क्या किया, शादी समारोह जैसे हमारे होते तो हम क्या करते थे, उसमें पहले सुंदर मतलब एक सिंपल सा सादा सा कपड़ा पहन लिया, सूती कपड़ा पहन लिया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, चीजें बदली और हम अब शादी समारोह में क्या करने लगे, साड़ियाँ, गाउन, ब्लाउज और साथ ही साथ उन कपड़ों का एक अलग फैब्रिक का यूज करते थे जिसमें हमारा जरी, नेट, गोटा और आपका लिनन और साटन, सिल्क, ये सारे कपड़े क्या करते थे, हम अपने किसी भी गारमेंट को सजाने के लिए या अपने किसी भी मतलब कपड़े को सुंदर बनाने के लिए प्रयोग करते थे। उसमें हम कई बार लेसेस का प्रयोग भी करते थे। लेस मतलब कि कपड़े जब सिल जाते तो उसमें क्या करें, हम इसमें यूज करते थे। तो ये सब क्या है, हमारे सिलाई की क्यों आवश्यकता है। इसके साथ साथ हमारा क्या था, नंबर 5 था हमारा कि हम मौसम से सुरक्षा के लिए, ठीक है, ये हमारा मौसम से सुरक्षा। अब सिलाई की आवश्यकता क्यों, क्योंकि अगर पहले क्या था कि कपड़े हम ऐसे ही बिना सिले लपेट लेते थे, वो हमारे शरीर को पूरी तरीके से कवर नहीं करते थे। तो उसके बाद क्या हुआ कि हमने मौसम से सुरक्षा के लिए अपने कपड़ों को सिलना शुरू किया। और जैसे कि गर्मी, सर्दी, बरसात, इन सब में क्या होता है कि हमारे कपड़े प्रॉपर तरीके से सिले रहते थे, तो हम लोगों को जो गर्मी, सर्दी और बरसात से बचाते थे। तो ये सारे क्या है कि हमारी मतलब सिलाई की आवश्यकता को बताते हैं कि हमारी कपड़ों को सिलने की आवश्यकता क्यों पड़ी और हम कपड़े को क्यों सिलने लगे। ठीक है, इसके बाद हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, ये सब हमारा क्या था कि सिलाई कब शुरू हुई थी और शुरू होने के साथ साथ उसमें कौन कौन से बदलाव आए। क्लियर, ठीक है। अब बात करते हैं किसके बारे में, सीविंग मशीन्स के बारे में। इंडस्ट्री में कौन कौन सी सिलाई मशीनें प्रयोग होने लगी, मतलब हमारी सिलाई मशीनों के प्रकार। ठीक है, तो अब बात करते हैं क्योंकि हम इतने आगे बढ़ चुके हैं, हमारे मतलब इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है, तो अब क्या है, मशीनों में बहुत सारे बदलाव आ चुके हैं, मशीनों में बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं। पहले जो मशीनें बनी थी वो कैसी थी, वो ना तो उनमें नीचे की तरफ बॉबिन लगता था, वो लकड़ी की बनी होती थी या पत्थर की बनी होती थी। कुछ टाइम के बाद वो चलने के बाद, थोड़ा बहुत चलने के बाद वो टूट जाती थी या खराब हो जाती थी, उनमें जंग लग जाता था। लेकिन टाइम के अकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी में सुधार हुआ और उसके अकॉर्डिंग हमारी मशीनों में डिफरेंट टाइप के फंक्शंस, उनमें बहुत सारी फैसिलिटीज देने लगे, जिसमें अब हमारी जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं वो मशीनों का प्रयोग करती हैं और बहुत बड़े स्तर पर क्या करती है, अपने उत्पादन को देती है। और अपना जो अपैरल सेक्टर है वो पूरी तरीके से किस पर डिपेंड है, आपकी इंडस्ट्रियल सीविंग मशीनों के ऊपर डिपेंड है। तो सबसे पहले हमारी कौन सी मशीन होती है, हमारी है SNLS, मतलब सिंगल नीडल। सिंगल नीडल मशीन कौन सी होती है, ये मशीन एक आधुनिक मशीन है जिसमें क्या हुआ, हमारी जो सुई होती है उसमें एक सुई लगती है और ये पूरी तरीके से पावर से चलती है। मतलब इसमें पूरी तरीके से क्या होता है, एक मोटर लगा रहता है जिसमें ऑन ऑफ बटन होता है और हमारी पूरी इलेक्ट्रॉनिक मतलब बिजली से चलती है। इसमें बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, आप स्पीड को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, स्टिच को छोटा बड़ा कर सकते हैं और आपकी जो मशीन की जो सिलाइयाँ होती है वो प्रॉपर बहुत ही अच्छी होती है और जल्दी से मतलब निकलती नहीं है। तो ये हमारी क्या थी, सिंगल नीडल मशीन, और इस पे काम करना
आसान नहीं होता है, क्योंकि इसका अगर प्रॉपर तरीके से अच्छे तरीके से आपने मतलब एक तरीके से सीखा नहीं इसको चलाना, तो आप इस मशीन पे काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद इस मशीन में क्या होता है कि आप कोट, पैंट, शर्ट, लेडीज गारमेंट, जेंट्स गारमेंट, सभी प्रकार के कपड़े आप इस पर सिल सकते हैं। ये महंगी होती है और बाजार में आजकल उपलब्ध है, और इसमें हमारे जुकी, ब्रदर्स और सिंगल, ये सारी मशीनें इसमें सिंगल लेवल में उपलब्ध है। क्लियर? इसके बाद आता है आपका क्या, DMLS, मतलब डबल मिडिल ब्लॉक स्टिच मशीन। ठीक है, इसके नाम से पता चल रहा है क्या कि इस मशीन में डबल मतलब 2 सुई लगी होती है। आप जैसे सिंगल लीडर में क्या थी, एक सुई लगती थी, और डबल लीडर में आपकी 2 सुइयां लगती है। डबल लीडर में क्या होती है, 2 सुइयां लगती हैं। ये जितने भी हमारे जेंट्स गारमेंट होते हैं, जेंट्स मतलब जैसे कि जीन्स हुआ, ट्राउजर्स हुए, आपकी शर्टें हुई, उनमें क्या होता है, आपने देखा होगा डेनिम, जितने में उसमें क्या होता है कि हर जगह आपकी डबल सिलाइयां लगी रहती है, मतलब एक साथ एक ही डिजाइन से 2 सिलाइयां लगी रहती है। तो उसमें क्या होता है, अगर हम सिंगल लीडर से लगाएंगे तो क्या होता है कि वो सुइयां हमें, मतलब वो जो सिलाइयां हैं हमें बार-बार क्या करनी पड़ती है, एक लगाने के बाद दूसरी लगानी। लेकिन चूंकि डबल लीडर में क्या होती है, एक साथ 2 सुइयां लगी होती है। ठीक है, ये 2 सुइयां क्या करती है, एक साथ सिलाई करती है और एक साथ ही क्या करती है, आपकी सिलाइयां स्टिच करती रहती है। ये भी मजबूत होती है, और मोस्टली जेंट्स गारमेंट में हम डबल लीडर का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आपके कोट हो गए, ओवरकोट हो गया, आपकी जींस हो गई, डेनिम हो गई, आपकी शर्टें हो गई, शर्टों के कॉलर और उनके स्लीव, उन सब पे हम क्या करते हैं, डबल लीडर का प्रयोग करते हैं। और ये मशीनें भी कहाँ होती है, मोस्टली इंडस्ट्री में यूज होती है, मतलब इनका प्रयोग इंडस्ट्री में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि हमें बहुत बड़े स्तर पर उत्पादन करना होता है या बहुत बड़े स्तर पर काम करना होता है। क्लियर? तो ये क्या थी हमारी डबल लीडर मशीन। अब बात करते हैं इसकी ओवरलॉक मशीन की। ठीक है, ये हमारी ओवरलॉक मशीन है। इसके नाम से पता चल रहा है क्या कि इसका प्रयोग हम क्या करते हैं, जब कपड़ा हमारा कोई भी गारमेंट पूरी तरीके से सिल जाता है, और सिलने के बाद इसके जो किनारे होते हैं उनको कवर करने के लिए, उनको सीज करने के लिए किसका हम ओवरलॉक मशीन का प्रयोग करते हैं। ओवरलॉक मशीन भी कई धागों में उपलब्ध होती है, और ये भी इंडस्ट्रीज में प्रयोग की जाती है। मोस्टली जो टेलर्स होते हैं वो एक मतलब जो जिस ओवरलॉक मशीन का प्रयोग करते हैं उस पर इतनी बड़ी स्तर पे हम काम नहीं कर सकते, लेकिन जो ओवरलॉक मशीन है जो इंडस्ट्री में यूज होती है, ये बहुत अच्छी होती है। और क्या करती है, ये आपके कपड़ों को जो है सीज करते हुए मतलब सेव करते हुए चलती है। इसकी जो सिलाई होती है वो चेन स्टिच बनाती है। चेन स्टिच बनाती है क्योंकि इसमें हमारा बॉबिन का धागा नहीं होता, सिर्फ किसका, हमारा सुई का धागा होता है। इसमें लूप होते हैं। लूपर क्या करते हैं, मतलब एक धागा सुई का और एक धागा लूपर का, तो वो क्या करते हैं, चेन बनाते हुए चलते हैं ऐसे। ठीक है, अब इस चेन को क्या करते हैं, इसकी जो सिलाई होती है वो ज्यादा पक्की नहीं होती है, ज्यादा मजबूत नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि अगर इसका एक सिरा पकड़ के हमने निकालने के बाद क्या होता है, तुरंत के तुरंत हमारी पूरी सिलाई क्या होती है, वो निकल जाती है। तो ये मशीन क्या बनाती है, चेन स्टिच बनाती है। ठीक है, और चेन स्टिच बनाने के बाद ही इसकी सिलाइयां जो है मोस्टली हमारे तैयार गारमेंट के ऊपर की जाती है। क्यों की जाती है, क्योंकि कपड़ों के किनारे जैसे स्लीव्स हो गए, बाजू हो गई, आपकी ट्राउजर्स की हो गई, स्लीव आर्म होल हो गए, उन सब में क्या करते हैं हम ओवरलॉक मशीन का प्रयोग करते हैं। इसके मतलब अगर बात करें सिंगल लीडर और डबल लीडर की, ये क्या करती है, हमारी लॉक स्टिच बनाती है। क्यों बनाती है, क्योंकि एक धागा हमारा किसका होता है, बॉबिन का, और एक धागा हमारा सुई का होता है, जो क्या करती है, हमारी मतलब सिलाई को लॉक करते हुए चलते हैं, इंटरलूप करते हुए चलते हैं। ठीक है, तो ये दोनों मशीनों में अंतर भी होता है, और ये दोनों मशीनें किस तरीके से काम करती है इसमें हम बता रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं किसके बारे में, हम फ्लैट लॉक के बारे में। ये हमारी कौन सी मशीन है, फ्लैट लॉक मशीन। ये मशीन भी मोस्टली कहाँ इंडस्ट्री में प्रयोग की जाती है, और इस मशीन का प्रयोग भी हम क्या करते हैं, जेंट्स गारमेंट में मोस्टली करते हैं। जैसे कि आपके जीन्स, कोट, ओवरकोट, आपके शर्टें, आपकी जैकेट, इन सब में हम भी क्या करते हैं, फ्लैट लॉक का प्रयोग करते हैं। ये मशीन भी बहुत
कॉस्टली होती है, मतलब महंगी होती है, और इसका प्रयोग करने के लिए मतलब ये जो है आप इसकी जो स्टिच होती है वो भी क्या होती है, चेन स्टिच होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसमें भी आपका सिर्फ क्या होता है, मतलब एक धागा चलता है, डबल धागे नहीं चलते, क्योंकि इसमें बॉबिन नहीं लगता है। ठीक है, उसके बाद हमारी आती है फ्लैट टॉप मशीन। फ्लैट टॉप का काम भी क्या होता है, कपड़े के जो किनारे होते हैं उनको डेकोरेटिव सी मतलब एक सुंदरता प्रदान करते हैं, और ये मोस्टली इसमें हमारी मतलब कि हमारे जो स्पोर्ट्स के कपड़े होते हैं, जो स्ट्रेचेबल कपड़े होते हैं, मतलब लचीले कपड़े जिनमें उनमें प्रयोग की जाती है। इसमें भी मल्टीथ्रेड मतलब कई सारे धागे एक साथ प्रयोग करते हैं, 2-3। तो ये हमारी कौन सी होती है, फ्लैट टॉप मशीन। इसके बाद आती है बटन होल मशीन। इसके नाम से ही पता चल रहा है क्या करती है ये, आपके जो बटन होल होते हैं, मतलब जो जिसको हम काज भी कहते हैं, वो बटन होल बनाने के काम आती है। और इस मशीन पे क्या करते हैं, एक साथ जब हम काज बनाते हैं बहुत फिनिशिंग से बनते हैं और बहुत अच्छे बनते हैं, मजबूत होते हैं। तो ये काम किसका होता है, हमारी बटन होल मशीन का होता है। और इसमें भी क्या होता है कि ये मशीन बहुत इंडस्ट्रीज में यूज होती है यहाँ पे मोस्टली, और इंडस्ट्री में या फिर बड़ी बड़ी कंपनी में प्रयोग की जाती है, क्योंकि वहाँ पर बड़े स्तर पे काम होता है, और बड़े स्तर पे हमारे जो शर्टें होती है या हमारे जो गारमेंट्स होते हैं उनमें बटन वगैरह की जरूरत होती है। अगर हम हाथ से उस काम को करेंगे तो उसमें ज्यादा टाइम लगेगा, और वो काम हमारा इतना फिनिशिंग से इतनी अच्छी तरीके से भी नहीं हो पाएगा। तो ये क्या था हमारा बटन होल मशीन। इसके बाद हमारी बटन अटैच मशीन होती है। ठीक है, बटन अटैच मतलब बटन लगाने वाली मशीन। बटन होल मशीन के बाद हमारी बटन अटैचमेंट मशीन होती है। ये भी क्या होती है, मोस्टली किसमें आपकी किसमें होती है, ये भी आपकी इंडस्ट्री में प्रयोग की जाती है। और इससे हम क्या करते हैं, बटन लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री में बहुत बड़े स्तर पर उत्पादन या बड़े स्तर पर काम होता है। वहां पे अगर हम क्या करते हैं, हमारा कोई भी कार्य होता है वो पहले होने के बाद क्वालिटी चेकिंग होती है, और क्वालिटी चेकिंग में अगर हमारे बटन अटैच प्रॉपर तरीके से नहीं होंगे, वो हाथ से होंगे, तो क्या होता है, हमारी जो काम है या हमारा जो प्रोडक्शन है वो रिजेक्ट हो जाता है। और उसमें हम उस चीज से बचने के लिए हम मशीनों का प्रयोग करते हैं। और क्यों करते हैं, क्योंकि मशीनें हमारा काम प्रॉपर तरीके से बहुत मतलब बहुत जल्दी निपटा देती हैं, जिससे हमारी लागत भी कम आती है और हमारा उत्पादन ज्यादा होता है और हमारी बचत अधिक होती है। तो ये सारी मशीनें किसमें होती है, हमारी इंडस्ट्री में प्रयोग होने वाली मशीनें हैं। ठीक है, इसके बाद हमारी कौन सी मशीन है, ये मैं ऊपर से साफ कर इसकी बटन होल और बटन अटैच मशीन के बाद हमारा आता है कवर स्टिच। मतलब ये क्या करती है, किनारों को कवर करते हुए चलती है, और ये मशीन भी क्या होती है, हमारी इंडस्ट्री में यूज होती है। ठीक है, इसके बाद आती है हमारी ब्लाइंड स्टिच मशीन। इस मशीन का प्रयोग हम इंडस्ट्री में करते हैं, और मोस्टली किस पे करते हैं, मतलब ज्यादातर उन कपड़ों पे करते हैं जो बहुत महंगे हो या कॉस्टली होते हैं। क्योंकि ये इस मशीन से होने वाली जो सिलाई होती है वो ऐसी होती है जो ज्यादा दिखाई नहीं देती है, और कपड़े की जो है गारमेंट के अंदर लगाई जाती है। इसके बाद हमारी होती है एक जिगजैग मशीन। जिगजैग स्टिच मशीन, ये मशीन क्या करती है, मोस्टली हमारे इस मशीन से होने वाली जो सिलाई होती है वो क्या होती है, हमारी मतलब सीधी नहीं होती, जिगजैग बनाते हुए चलती है। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, इसको जिगजैग स्टिच मशीन कहते हैं। और इसमें भी हम कई धागों का प्रयोग करते हैं, इसमें भी हम कई धागों का प्रयोग करते हैं। और ये मशीन क्या होती है, ये भी इंडस्ट्री में प्रयोग की जाती है, और ये भी बहुत महंगी होती है। और जैसे कि हमारे डेकोरेशन वाले या सजावट वाले जो काम होते हैं उसमें हम क्या करते हैं, जिगजैग मशीन का प्रयोग करते हैं। तो ये सब क्या थी, हमारी इंडस्ट्री में प्रयोग होने वाली मशीनें थी, जो क्या करते हैं, बहुत ज्यादातर मशीनें जो इसमें यूज होती है हमारी इंडस्ट्री में प्रयोग होती है। और इंडस्ट्री में प्रयोग होने के साथ साथ ही बड़े स्तर पर उत्पादन करती हैं, और बहुत ज्यादा क्या करते हैं, इसमें एक्स्ट्रा या मल्टी फंक्शंस होते हैं जो हमारे काम को आसान बनाते हैं और हमारे काम को इजी बनाते हैं। जैसे कि हम जो डोमेस्टिक मशीनें यूज करते हैं, हम जो घरेलू मशीनें प्रयोग करते हैं, वो क्या कैसी होती हैं, उन मशीनों में एक्स्ट्रा कुछ नहीं होता है, मतलब उनमें हम हाथों से सिलाई करते हैं या ज्यादा हम पैरों से सिलाई करते हैं। लेकिन जो हमारी ये सारी मशीनें होती है, इसमें ऑटोमेटिक कट मशीन होता है। आप इसमें लाइट के लिए वो लगा रहता है कि आप इसमें लाइट जला सकते हो जिससे आपको अच्छे से दिख सके। इसमें आपका फिंगर गार्ड्स लगे रहते हैं जो आपकी उंगलियों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसमें बहुत सारे ऑटोमेटिक फंक्शन होते हैं जिसको आप एक बार सेट कर दो, उसी पर वो मशीन पूरा काम करती है। तो ये सब क्या है, हमारे इंडस्ट्रियल मशीनें थी जिनके बारे में हमने बात की। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, हमारे एक सीवी मशीन ऑपरेटर की क्या भूमिका होती है, मतलब जो इन मशीनों पे काम करता है या जो इन मशीनों को ऑपरेट करता है उसका क्या रोल होता है। ठीक है, तो आज
आज हम बात करने जा रहे हैं किसके बारे में, अब रोल ऑफ अ सीलिंग मशीन ऑपरेटर। ठीक, अभी तक हमने बात की थी कि इंडस्ट्री में कौन कौन सी मशीनें यूज होती है, कौन कौन सी मशीनें प्रयोग होती है और उन मशीनों को कैसे कैसे हम चलाते हैं। और पहले टाइम में और अब के टाइम में कितना बदलाव आ चुका है और अब की मशीनें और पहले टाइम की मशीनें कितना चेंज की है। तो जैसे आपको पता है कि सारी मशीनें स्पेशल फंक्शंस होते हैं, स्पेशल वो होते हैं, उनको चलाने के लिए स्पेशल योग्यता की जरूरत होती है। मतलब अगर किसी ने उन मशीनों का प्रशिक्षण नहीं लिया है तो वो उन मशीनों को ऑपरेट नहीं कर पाएगा। तो एक सिलाई मशीन ऑपरेटर की क्या भूमिका होती है, हम इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि एक जो मशीन ऑपरेटर होता है उसके अंदर मतलब एक सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि वो बहुत ज्यादा सहनशील हो। क्यों? क्योंकि काम करते टाइम उसके ऊपर या उसके साथ बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। तो वो अगर अपने आप में धैर्य नहीं रखेगा या अपने आप को शांत नहीं रखेगा तो वो मशीनों को ऑपरेट नहीं कर पाएगा। क्योंकि आपके काम के टाइम में आपके ऊपर बहुत सारा दबाव होता है, काम का प्रेशर होता है। तो उस सब के लिए क्या होता है, जो मतलब मशीन ऑपरेटर होता है उसको एक धैर्यवान होना चाहिए। दूसरी हम बात करते हैं इसके बारे में कि एक जो सिलाई मशीन ऑपरेटर होता है वो क्या करेगा कि जितने भी आपकी मशीन है उनको प्रॉपर तरीके से चलाना, उनमें धागा भरना, बॉबिन को लगाना, मतलब उसमें तेल या ऑयलिंग करना, बॉबिन बाइंडिंग करना, वो सारे काम जिसको एक सिलाई मशीन ऑपरेटर को आने चाहिए। इसके साथ ही साथ हम बात करेंगे कि एक जो सिलाई मशीन ऑपरेटर होता है, जो मशीनों को ऑपरेट करने वाला होता है, उसको मतलब जो आपके पैटर्न बनते हैं, आपके जो सैंपल बनते हैं, आपके जो गारमेंट्स बनते हैं, वो समय के अनुसार बदलते रहते हैं। क्योंकि पहले टाइम में फैशन में कुछ और चलन में था, उसके बाद कुछ और चलन में आया, तो उसको उसके बारे में अपडेट होना चाहिए और उसको उसके बारे में सारी जानकारियां होनी चाहिए। साथ ही साथ एक सिलाई मशीन ऑपरेटर को क्या होना चाहिए कि वो अपने काम को लेकर सीरियस, या फिर कहेंगे कि मतलब वो अपने काम के प्रति सीरियस होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर वो अपना काम टाइम पे या समय पे पूरा नहीं करेगा तो उसके ऊपर वर्क मतलब काम का प्रेशर बढ़ता जाएगा और वो अपने काम में क्या करेगा, अच्छी कुशलता नहीं ला सकता है। ठीक है, इसके साथ ही साथ एक सिलाई मशीन ऑपरेटर को क्या करना चाहिए कि आपकी जो विभिन्न प्रकार की मशीनें हैं, जैसे कि हमने अभी बात की थी आपकी सिंगल नीडल की, डबल नीडल की, ओवरलॉक की, फ्लैट टॉप की, तो उसमें होने वाले छोटे छोटे मतलब तकनीकी दिक्कतें हो जाती है। कई बार सुई टूट जाती है, बॉबिन में धागा खत्म हो जाता है, कई बार आपका धागा बार बार टूटने लगता है। तो उसके कारणों का उसको पता होना चाहिए कि उसमें ये दिक्कतें हो रही हैं तो क्यों हो रही हैं, और उनका उसको थोड़ा बहुत ज्ञान भी होना चाहिए किसको, एक सिलाई मशीन ऑपरेटर को। ठीक है, इसके साथ ही साथ एक सिलाई मशीन ऑपरेटर क्या करता है कि जैसे कि आपके पैटर्न पे उसको नाप लेने का मतलब मेजरमेंट हम कैसे कैसे ले सकते हैं, किन किन टेक्निक से ले सकते हैं, कहाँ किस मेजरमेंट की जरूरत होती है, उन सब चीजों का भी ज्ञान किसको, एक सिलाई मशीन ऑपरेटर को क्या होना चाहिए कि पैटर्न के बारे में जानकारी होनी चाहिए, उसको जो नए नए चेंजेस आ रहे हैं उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। साथ ही साथ एक सिलाई मशीन ऑपरेटर क्या होता है कि वो उसके साथ बहुत सारे लोग काम करते हैं, उनके साथ उसको कैसे एक कोऑर्डिनेशन या फिर एक मतलब एक तरीके से सहयोग करना है, सहयोग बना के रखना है, वो सभी क्या होता है एक सिलाई मशीन ऑपरेटर के अंदर होना चाहिए। एक मतलब एक सिलाई मशीन ऑपरेटर अपने आप भी मतलब वो होना चाहिए कैसे कि समय का पाबंद होना चाहिए कि उसको पता है कि मुझे इतने बजे काम करना है, इतने बजे आना है, इतने बजे वापस आना है, इतने बजे जाना है। तो वो सारी चीजें उसके अंदर होनी चाहिए, मतलब एक व्यावसायिकता उसको बना के रखनी चाहिए कि हाँ जब वो काम करे तो काम के टाइम पे क्या करे, मशीनें ऑपरेट करे तो मशीनें किस तरीके से ऑपरेट होती है, उनको ऑपरेट करते टाइम कौन कौन सी सुविधाएं या फिर कौन कौन सी मतलब ये कह सकते हैं कि कौन कौन से हम क्या करें ध्यान रख सकते हैं कि हमारा काम जो है वो रुके ना या बाधित ना हो। उस टाइम हम कौन कौन सी नई अटैचमेंट्स हम प्रयोग कर सकते हैं, उन सबको यूज करने का भी किसको, एक मशीन ऑपरेटर को पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि हमारा काम जो है अगर हम अटैचमेंट्स यूज नहीं करेंगे, अटैचमेंट प्रयोग नहीं करेंगे तो क्या होता है, हमारा काम बहुत लंबा चला जाता है और उसमें बहुत टाइम लगता है। लेकिन अटैचमेंट वो होते हैं कि जो आप मशीन के प्रेशर प्रूफ में अटैच करते हैं और आपके काम को वो क्या करते हैं एक इजी बना देते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको मैं कहूँ कि आपको एक जैसी बहुत सारी क्या बनानी है, रफल बनानी है या फ्रिल बनानी है या फिर आपको झालर बनानी है, तो क्या करेंगे आप उसमें एक अटैचमेंट यूज करते हैं, उसका प्रयोग करना या विभिन्न प्रकार के जितने भी उपकरण होते हैं उनका प्रयोग करना है, इसको एक सिलाई मशीन ऑपरेटर को आना चाहिए। और साथ ही साथ एक सिलाई मशीन ऑपरेटर क्या करता है कि आपकी मशीन पे जितने भी काम होते हैं, जैसे कि आपका मशीन के पार्ट्स हैं, कौन सा पार्ट क्या काम करता है, किस पार्ट को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, किस मशीन में कौन सी सुई लगेगी और किस नंबर की सुई लगेगी, इन सब की जानकारी किसको, एक मशीन ऑपरेटर को होनी चाहिए। ठीक है,
साथ ही साथ एक मशीन ऑपरेटर का जो व्यवहार, उसका पहनावा, वो भी क्या होना चाहिए, सभ्य होना चाहिए, क्योंकि उसके साथ बहुत सारे मतलब काम करने वाले होते हैं। अगर वो अपने आप को सही रखेगा तो अपने कलीग को या फिर अपने साथ काम करने वालों के लिए क्या करेगा, वो एक उदाहरण पेश नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर वो खुद मतलब एक तरीके से कहेगी प्रॉपर तरीके से अपने काम को नहीं वो करेगा तो क्या होता है, आपका एक छवि जो होती है, आपकी जो इमेज होती है वो। हमने जॉब रोल के बारे में बात की थी, जैसे एसएमओ, एससीटी और एसटी और एसएसएमओ, ये सारे जॉब रोल के इंडस्ट्री में आप आ गए हैं, लेकिन जॉब रोल के अंदर आप काम कर सकते हो और ये जॉब रोल उन्हीं को मिल सकते हैं, वही लोग उन पे काम कर सकते हैं। कौन? जो हमारी इंडस्ट्रियल मशीनों को अच्छे से ऑपरेट कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल मशीनों को अच्छे से चला सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करने जा रहे हैं किसके बारे में, हमारा जो मतलब इंडस्ट्री है या जो हमारी पूरी सिविल टेक्नोलॉजी है, इसमें क्या हमारे कई सारे मतलब ऑर्गेनाइज या अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स होते हैं, जिनको हम संगठित और असंगठित सेक्टर्स में बांटते हैं। ठीक है, ये वो सेक्टर होते हैं, ये वो क्षेत्र होते हैं जिसमें क्या होता है कि कुछ लोग जो मतलब अपने छोटी दुकानें खोल लेते हैं या फिर अपने ही स्तर पर छोटा मोटा काम करते हैं, छोटे छोटे कारखाने खोल लेते हैं, उनका कोई ना तो उनको कोई जॉइनिंग लेटर मिलता है, ना उनके पास कोई एक्सपीरियंस होता है, उनको क्या होता है पर पीस पे काम मिलता है। तो ये सारे क्या होते हैं, हमारे असंगठित क्षेत्र के या फिर अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग होते हैं। ठीक है, इनका ना तो कोई मतलब फंड होता है, ना कोई इनको बोनस मिलता है, ना इनको कोई ग्रेजुटी मिलती है। तो ये सारे क्या है, लेकिन हमारा जो संगठित क्षेत्र है इसके अगेंस्ट वो क्या करता है, अच्छे से एक मतलब किसी भी कर्मचारी को ज्वाइन करने से पहले उसको एक प्रॉपर ज्वाइनिंग लेटर देता है, उसका फंड उसको मिलता है, बोनस उसको मिलता है। अगर वो एक्स्ट्रा या ओवर काम करता है, ओवर टाइम करता है, तो उसके लिए भी क्या होता है, उसको मतलब एक एक्स्ट्रा सैलरी मिलती है, उसकी एक प्रॉपर सैलरी डिसाइड की जाती है, जिसको मतलब उसको एक पूरा मंथ होने के बाद उसको दी जाती है। तो जो हमारा संगठित और असंगठित क्षेत्र है, इसमें क्या हुआ, बहुत अंतर और बहुत चेंजेस आ चुकी है। अब सरकार ने क्या किया है कि क्योंकि हमारा कपड़ा उद्योग या फिर हमारा जो कपड़े से रिलेटेड सेक्टर है वो इतना ज्यादा ग्रोथ कर चुका है, इतना ज्यादा आगे बढ़ चुका है कि इसमें हजारों करोड़ों लोगों को क्या मिलने लगा है, लाखों लोगों को रोजगार मिलने लगा है, वो अपनी आजीविका इस पर निर्धारित करते हैं। इसमें मोस्टली क्या होता है, महिलाएं जुड़ी हुई हैं और हमारी मतलब लड़कियां जुड़ी हुई हैं, वो क्या करती हैं, अपने पैरों पर खड़ी हुई हैं और अपने परिवार के लिए मतलब कमा रही है, अपने परिवार को सपोर्ट कर रही है। और ये सब किसने, हमारे कपड़ा उद्योग में हुआ है। और इसके साथ साथ ही क्या कहेंगे हम कि हमारी जो इंडस्ट्री है, मतलब जो हमारे सिलाई उद्योग है, उसमें क्या हुआ है कि सरकार ने भी मतलब इसको प्रोत्साहित करने के लिए या इसको बढ़ावा देने के लिए बहुत सारी चीजें उन्होंने बहुत सारे कदम उठाए हैं, जिसमें क्या हुआ है कि अब ग्रेजुटी की सुविधा उनको मिलने लगी है, साथ ही साथ उनका पीएफ का पैसा उनको मिलता है, पीएफ कटता है 6 महीने के बाद वो उसको निकलवा सकते हैं और इसमें मतलब उनको कुछ करना नहीं पड़ता है, वो प्रॉपर अपनी जैसे जॉब करते हैं उसी के अकॉर्डिंग अपना काम करते हैं। तो ये सारे हमारे क्या संगठित और असंगठित क्षेत्र के काम थे जो मतलब इंडस्ट्री में होने लगे हैं। तो आज हमने किसके बारे में पढ़ा है कि इंडस्ट्री के बारे में पढ़ा है कि आप जो हमारा सिलाई उद्योग है वो कहाँ से शुरू होकर कहाँ से कहाँ तक पहुंचा है। ठीक है, इसके साथ साथ ही हमने एक मतलब मशीनों के बारे में पढ़ा कि कौन कौन सी मशीनें हम इंडस्ट्री में यूज करते हैं, वो जैसे कि आपकी सिंगल लीडर, डबल लीडर, आपकी ओवरलॉक, फ्लैट लॉक, ये सारी मशीनें, और पहले के टाइम में और अब के टाइम में इन मशीनों में कितने चेंजेस हुए हैं और ये मशीनें कितनी मतलब बदल चुकी हैं और इन मशीनों से हम कितना बड़ा प्रोडक्शन कर पाते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ में हमने एक चीज और पढ़ी कि एक मतलब मशीन ऑपरेटर का क्या रोल होता है, वो क्या करता है और क्या क्या उसकी जिम्मेदारियां होती है। और साथ ही साथ हमने आज पढ़ा है क्या कि एक जो आपके जो नए जॉब रोल हैं इसमें कौन कौन से, जैसे कि आपका एसएमओ, एसटी, एससीटी, एसएसएमओ, ये सारे जॉब रोल किसमें आपकी सिलाई उद्योग में आ गए हैं, जिनके अंतर्गत आपको रोजगार मिलता है, जिनके अंतर्गत आप अपना खुद का कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम इसमें आपके इंडस्ट्री में मिलने लगी हैं। तो ये सब आज हमने इन सब के बारे में पढ़ा है। इसमें आपको मतलब एक आपकी जॉब जो है सिक्योर रहती है और लेकिन असंगठित क्षेत्र को बोलते हैं जिसमें जो अपना खुद का कोई काम शुरू कर देते हैं, वो क्या करते हैं पर पीस पे भी काम करते हैं कि उन्होंने एक दिन में इतने पीस 100 पीस बनाए तो 100 पीस के हिसाब से उनको एक पीस का कितना पैसा मिल रहा है, 1 रुपया 2 रुपये जो भी है। इस क्षेत्र में क्या होता है, असंगठित क्षेत्र में क्या होता है कि काम की कोई गारंटी नहीं होती कि आपका एक दिन काम लगता है और एक दिन काम आपका नहीं लगता है। तो और सरकार भी क्या कर रही है कि क्योंकि कपड़ा उद्योग एक ऐसा उद्योग हो चुका है जिसमें बहुत सारे बहुत ज्यादा मतलब लोगों को रोजगार मिलने लगा है, लोग जो है सिलाई को जल्दी सीखते हैं, इसमें सरकार बहुत प्रोत्साहित कर रही है, उसमें मतलब आपको जैसे लोन वगैरह की सुविधा दे रही है, छोटे छोटे कोर्सेज स्टार्ट कर रही है। तो संगठित क्षेत्र में हमारा बढ़ता जा रहा है और असंगठित क्षेत्र में क्या है, हम इन चीजों को देखकर सीख रहा है। तो अब हम बात करते हैं इसके बारे में कि
इसके बाद आपका एक क्वेश्चन और है आपका कि जो हमारी इंडस्ट्री है, मतलब सिलाई मशीनें कितने प्रकार की होती हैं? आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि कौन सी मशीन आपकी लॉन्ग स्टिच बनाती है और कौन सी मशीन आपकी चेन स्टिच बनाती है? स्टिच बनाती है, ठीक है। और एक आपका क्वेश्चन होगा कि संगठित और असंगठित क्षेत्र से आप क्या समझते हैं? सिलाई में संगठित और असंगठित क्षेत्र से आप क्या समझते हैं? आप क्या समझते हैं? एक और क्वेश्चन आपको करना है इसमें कि आप इसमें कौन कौन से नए लोग आ गए हैं सिलाई में। अब कौन कौन से नए जॉब रोल आ गए हैं?